अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे और उस चैप्टर नंबर 17 में आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है कि सॉलिड्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हैं और उनकी रीजन क्या है। स्टूडेंट्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं, और कुछ सॉलिड्स होते हैं जो मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करते। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सॉलिड्स जो मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं उसकी क्या रीजन है, उसका ओरिजिन क्या है, इस बात को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एक जो बार मैग्नेट होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्यों होती है, और किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्यों होती है। स्टूडेंट्स, ये बात तो आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैग्नेट हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये बातें हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब इसकी रीजन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है कि किसी भी बार मैग्नेट के अंदर अगर कोई बार मैग्नेट है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है, और अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है। अगर आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया तो डेफिनेटली आप फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ओरिजिन तक भी पहुंच जाएंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो इस बात को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं, आपने एक एक बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। लेट्स से मेरे पास एक लॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, एक लॉन्ग मैग्नेट बार है, ठीक है, बार मैग्नेट है, सॉरी। तो जब ये लॉन्ग मैग्नेट बार है तो इसमें जो हमारे पास मैग्नेट है इस मैग्नेट के अराउंड प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस बात का आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट हो उसके अराउंड प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक हो गया। अब इसी बात को आपने कंपेयर करना है सोलेनॉइड के साथ। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होती है, जब हम किसी भी वायर को या कंडक्टर को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर वाउंड कर दिया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में से जब करंट पास करेगा तो इस सोलेनॉइड के अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का लेट्स से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इधर ही मैंने नॉर्थ पोल क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस तरफ करंट फ्लो करता है मोस्टली उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है। अब इस सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बोला है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। एक बात आप नोट करेंगे कि जिस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर है एक सोलेनॉइड के अराउंड, उसी तरह का बिहेवियर है एक लॉन्ग बार मैग्नेट का। ठीक है, यहां से अगर आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गौर से देखें और इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो ये एग्जैक्टली एक जैसा पैटर्न बना रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अगर हमारे पास एक स्मॉल मैग्नेट हो, ठीक है, लेट्स से ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आएंगी। और इसी तरह से इस सोलेनॉइड के बजाय अगर मेरे पास सिर्फ एक कॉइल हो, यानी कि वायर को मैंने इस तरह से वाउंड कर दी है, तो एक कॉइल है और वो कॉइल इस तरह से 3 डायमेंशन में रखी हुई है। अब वो मैं यहां पर 3 डायमेंशन में शो नहीं करवा सकता, इसलिए यहां पर मैंने डॉट लगाया और इधर क्रॉस लगाया, मीन टू से कि वायर जो है इधर से ऐसे अपवर्ड आ रही है और इधर से फिर डाउनवर्ड ऐसे इनटू द प्लेन चली जाती है। ठीक है, तो इस वायर में जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उन चार्जेस के फ्लो की वजह से, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी उस वायर के अराउंड। उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस तरह की होगी। ठीक है, यानी कि कंडक्टर अगर इधर से ऐसे है तो उसके अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इस तरह से वायर जा रही है उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरह से उसके अराउंड प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब देखें ये जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बिल्कुल उसी तरह की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक स्मॉल बार मैग्नेट की हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको बताने का मकसद क्या है, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि यहां से व्यू स्टार्ट होता है एम्पेयर का। एम्पेयर ने ये बात बताई
कि अगर ये सोलिनॉइड को हम गौर से देखें, सोलिनॉइड के अंदर जो सोलिनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई थी? मूविंग चार्जेस की वजह से। और मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप गौर से देखें वो एग्जैक्टली सेम है। अगर हमारे पास एक लॉन्ग बार मैग्नेट हो और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये दोनों का पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से एक स्मॉल बार मैग्नेट और एक कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉइल को हम गौर से देखें तो इनका पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम बन रहा है। तो एम्पेयर ने यह कहा कि इस सोलिनॉइड के अंदर क्योंकि मूविंग चार्जेस की वजह से इस कॉइल के अराउंड, ठीक है, इस सोलिनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रीजन क्योंकि मूविंग चार्जेस हैं, तो इसी तरह से इस बार मैग्नेट के जो लॉन्ग बार मैग्नेट है, इस बार के अंदर, इस बार मैग्नेट के अंदर जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी रीजन भी फिर शायद मूविंग चार्जेस होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि बार मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बात एम्पेयर ने बताई कि अगर इधर सोलिनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी रीजन मूविंग चार्जेस हैं, तो बिल्कुल क्योंकि इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है तो इट मींस कि ये जो लॉन्ग बार मैग्नेट है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी रीजन भी फिर मूविंग चार्जेस होंगे, यानी कि इस बार मैग्नेट के अंदर चार्जेस मूव कर रहे होंगे और उन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? उसने ये गैस कैसे किया? उसने ये गैस इस तरह से किया क्योंकि इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। तो एम्पेयर ने क्या कहा? एम्पेयर का व्यू क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस, यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है किसी भी सॉलिड के अंदर वो किस वजह से आता है? ड्यू टू मूविंग ऑफ चार्जेस। अब देखें, सॉलिड्स क्योंकि एटम से मिलकर बनते हैं तो एटम के अंदर चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो चार्जेस अगर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये बात एम्पेयर ने कही। आल्दो जब ये बात एम्पेयर ने की थी तो उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त एटम के स्ट्रक्चर से हम लोग फेमिलियर नहीं थे। एटम के स्ट्रक्चर का बाद में पता चला, तो बाद में ये बात भी जो है वेरीफाई होगी कि जो एम्पेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था मूविंग चार्जेस का वो एग्जैक्टली राइट था, बिल्कुल करेक्ट था। तो अब देखें, मैंने बोला कि एटम के अंदर चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस मूव करते हैं, तो उन मूविंग चार्जेस की वजह से आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब एटम के अंदर चार्जेस कितनी टाइप्स के होते हैं? एटम के अंदर चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्जेस। इन पॉजिटिव चार्जेस को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, हम पहले इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो मूव करेंगे तो उनकी मोशन की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा सॉलिड्स के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करते हैं? ये दो तरह से मूवमेंट होती है इनकी, एक होती है स्पिन मोशन और दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन। ये स्पिन मोशन क्या होती है? स्पिन मोशन है बिल्कुल इस तरह से अपने एक्सिस के अराउंड मूव करना, जैसे कोई लट्टू होता है और वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, इसको कहते हैं स्पिन मोशन। और ऑर्बिटल मोशन क्या होती है? ऑर्बिटल मोशन लेट से अगर मेरे पास ये सन है और इस सन के अराउंड ये जो अर्थ रिवॉल्व करती है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दो तरह की मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि अपने एक्सिस के अराउंड में मूव करते हैं और क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं और उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ये दो तरह की मोशंस हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इन दोनों मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगा फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल मोशन को डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल मोशन है ये किस तरह की है। देखें, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन होती है ये एग्जैक्टली उस तरह की होती है जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी एक करंट कैरिंग लूप के अंदर मूव कर रहे हो। ठीक है जी, देख लें कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मूवमेंट किस तरह की होगी। ये अगर न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड मूव करेंगे, ये ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर एक करंट कैरिंग लूप है उस लूप के अंदर जो चार्जेस रिवॉल्व करेंगे इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो ये भी ऑर्बिटल मोशन होगी। तो ये देखें
दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक तरह की हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सिंगल लूप, यानी कि अब इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल उसी तरह की होगी जैसे एक सिंगल लूप की वजह से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हो, उन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही तरह की होगी। ठीक है, इसके बाद एक तो हमने ऑर्बिटल मोशन को डिस्कस किया कि चार्जेस जो हैं वो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। दूसरी कौन सी है, वो है स्पिन मोशन। तो अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू स्पिन मोशन, यानी कि जब चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स स्पिन मोशन परफॉर्म करेंगे तो तब भी उस मोशन की वजह से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इन दो मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि इन दोनों का इफेक्ट, जो स्पिन मोशन की वजह से एक इफेक्ट है और दूसरा है ऑर्बिटल मोशन, तो इन दोनों मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जो नेट इफेक्ट होगा, वो रिजल्टेंट हमें प्रोड्यूस करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये है ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, अब देखें हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल को। इस मैग्नेटिक डाइपोल का भी स्टार्ट में जिक्र किया हुआ है, तो मैंने अलग से ये स्टेटमेंट इसलिए बना दी है क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन में एक दो बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं। एन एटम इन विच नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ठीक है, अगर एटम के अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो, किस तरह की, एक टाइनी मैग्नेट के अंदर। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट से जो हम लोग कह रहे हैं कि एटम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो स्पिन मोशन की वजह से है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। किसी भी सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस दो तरह से मूव कर सकते हैं और इसकी वजह से फिर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आती है। ये बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि बाज दफा इन दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और बाज़ दफा प्रोड्यूस होती ही नहीं है। तो ये बात इसलिए यहां पर लिखी हुई है, एन एटम इन विच नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, यानी कि कोई ऐसा एटम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो एक टाइनी मैग्नेट की तरह से, एक छोटे मैग्नेट की तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसी पैराग्राफ में आपको नजर आएगी वो क्या आएगी, मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि ये जो मैग्नेटिज्म है ये तमाम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है। तो तमाम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी क्यों है, आपको पता है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर एटम्स हैं, और एटम्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, उसकी वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म जो है वो प्रॉपर्टी है तमाम सब्सटेंसेस की। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन की। अभी आपको याद होगा मैंने बात की थी कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को तो डिस्कस कर लिया लेकिन प्रोटॉन्स को छोड़ दिया है। तो प्रोटॉन्स कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर स्पिन का हम लोग जिक्र करेंगे। अब आपको पता है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं, तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस जो है वो ऑर्बिटल मोशन तो परफॉर्म कर नहीं सकता। ठीक है, तो कौन सी मोशन बच गई, न्यूक्लियर स्पिन। इट मींस कि न्यूक्लियस जो है वो स्पिन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सो स्मॉल, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियस के स्पिन करने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, तो हम फिर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग यहां से एक रिजल्ट निकालते हैं, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, तो मैग्नेटिज्म का फिर सोर्स क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन। तो ये जो मोशन है इसकी वजह से फिर प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्दो मैंने बोला है कि न्यूक्लियर स्पिन भी होती है और उस न्यूक्लियर स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्योंकि बहुत कम होता है इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है नो मोनोपोल, यानी कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, सो इट इज इम्पॉसिबल
टू सेपरेट वन पोल फ्रॉम अदर, ठीक है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक पोल एग्जिस्ट करे, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। उसकी रीजन क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक करंट लूप भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। इससे हटकर अगर हम सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, लूप को भी छोड़ दें, हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन भी हो ना सिंगल, तो वो भी क्या कर रहा होता है, या तो स्पिन मोशन करता है या फिर ऑर्बिटल मोशन करता है। तो वो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो एक नॉर्थ पोल बन जाता है और उसका अपोजिट एक साउथ पोल बन जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जुदा कर दें। तो ये बात जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जहां पर नॉर्थ पोल आएगा वहां पर साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। तो नो मोनोपोल एग्जिस्ट, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी है, ये बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उससे ये बात पता चली कि मोनोपोल जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ क्या एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हमारे पास जो होते हैं डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्ट का लेक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। इससे आगे हमने कुछ मैग्नेट्स की भी आगे देखनी है टाइप्स। कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं जिनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, कुछ को डायामैग्नेटिक और कुछ को पैरामैग्नेट्स। तो इनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप इन बातों की आपको समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।